तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम 16 मार्च को कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टोटल 2 आवर्स का एग्ज़ाम था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द इंडिया इन 1920 से लेके 1920। स्प्रेड ऑफ डेंगू फीवर इज ड्यू टू, किसकी वजह से डेंगू फीवर होता है? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्बर अलर्ट। एम्बर अलर्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये आपको चलिए अपार आईडी के बारे में जानते हैं। नेशनल डॉक्टर डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 कंपोस्टमय इंडेक्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनलेस हेमेटोरिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ वेल्डिंग रिंग। तो yearly ब्रेस्ट कैंसर अपन मेमोग्राफी के द्वारा पता कर सकते हैं। मर्फी साइन इज ए फिजिकल एग्जाम दैट हेल्प ए डायग्नोसिस एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस और द इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। तो कुछ माउल ब्रीदिंग इज ए रैप, तो इसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल आर ट्रू अबाउट द एबगार। एबगार स्कोर के लिए सभी सही है स्टेटमेंट, इसमें से एक को छोड़ के। Hypoxia is not characterized by normal level of creatinine in serum of adult woman is. 9. A patient is a chilly, loves to eat fried food and sleep, and the miasmatic background of this patient is. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, 16 मार्च 2024 को त्रिपुरा होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर आज अपन सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGT के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो या फिर UPSC के। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ आप तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम 16 मार्च को कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये टोटल 2 आवर्स का एग्ज़ाम था, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम था, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ होम्योपैथी सब्जेक्ट से रिलेटेड एवं एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मटेरिया मेडिका, ठीक है, ऑर्गनन, फार्मेसी, फॉरेंसिक ऑफ मेडिसिन, तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए हैं। इसलिए मैं अभी बार बार यही बोल रही हूँ कि इसके क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन है आप मेरे साथ साथ आप भी इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसे कहते हैं? असहयोग आंदोलन, लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। तो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था ये असहयोग आंदोलन? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर इसके आंसर को अपन देखेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ए पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द इंडिया इन 1920 से लेके 1922, जिसे कि अपन हिंदी में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये शांतिपूर्वक किया गया मूवमेंट है, जिसमें कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने किया था। इट वॉज ए लीड बाय महात्मा गांधी टू इनकरेज द इंडियंस टू स्टॉप द करप्शन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के करप्शन को रोकने के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का इजाद किया था। द मूवमेंट एम टू अचीव द सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडिया। इसके कॉजेज क्या हैं, चलिए ये देख लेते हैं। द ब्रिटिश पास्ड रिप्रेसिव लॉ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। आई डिस्पाइट इंडियन सपोर्टिंग द वॉर इफेक्ट, पीपल वेयर रिसेंटफुल ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप कॉज बाय द वॉर। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के जितने भी थे उनके हर चीज़ का इन्होंने विरोध किया, उनके सामानों का विरोध किया, उनके द्वारा जो लगाया गया कर है उनका विरोध करने के लिए ही असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी जी ने वो किया। एंड पीपल लॉस फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम आफ्टर द जलियांवाला बाग मिस्केरिया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था उसके विरोध में, साथ ही साथ उनके बनाए गए स्कूल, हॉस्पिटल, उनके बनाए गए सामानों सभी का विरोध किया गया, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि वो भारत से उनको बाहर निकाल सकें। गोल एक्सप्रेसेस डिसेंट अगेंस्ट द ऑपरेसिव लॉ pursued the British government to grant self governance and the unite the Hindus and Muslim। तो हिंदू मुस्लिम को एक करके
ब्रिटिश सरकार के जितने भी बनाए गए प्रोडक्ट हैं उनके सभी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, तो चलिए हिंदी में भी थोड़ा देख के समझ लेते हैं। असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसका मकसद ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेना और स्वशासन हासिल करना। ठीक है, उनके जो सहयोग दे रहे थे हिंदुस्तान के लोग, उनके हर चीज़ का कॉपरेट कर रहे थे, उसको हटाना था उनको, हमको सहयोग नहीं देना है और आप हमारे भारत को छोड़कर चले जाएं। ठीक है, अपना स्वशासन हासिल करना चाहते थे भारतीय लोग। असहयोग आंदोलन की खासियतें क्या थी? यह आंदोलन सविनय अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। इस आंदोलन में लोगों ने ब्रिटिश उत्पादों, संस्थानों और सेवाओं का बहिष्कार किया। ठीक है, अपन अभी देखे ही हैं, ब्रिटिश शासन के जो भी उत्पादक थे, उनके जो संस्थान थे जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल और भी जितनी सेवाएं थी, उन सभी का महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा बहिष्कार किया। इस आंदोलन में लोगों ने करों से बचने की कोशिश की। इस आंदोलन में लोगों ने स्कूल, कॉलेज और अदालतों में जाने से बचा। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों के साथ सभी तरह के संबंध को खत्म करने की कोशिश की। इस आंदोलन में लोगों ने करों से बचने की भी कोशिश की। असहयोग आंदोलन में शामिल हुए कुछ प्रमुख लोग, तो कौन कौन शामिल हुए थे इस आंदोलन में? श्री राजगोपालाचारी वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास, तो ये सभी इसमें शामिल थे। तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1920 में आया था ये। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द पार्लियामेंट डायरेक्ट थ्रू द कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, थ्रू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड थ्रू द डिफेंस मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति? थ्रू द कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज derived फ्रॉम, मेजर पार्ट ऑफ द इंडियाज नेशनल इनकम इज derived फ्रॉम एग्रीकल्चर। हमको खेती से ही मेजर पार्ट हमको इंडिया का नेशनल इनकम हमको मिलता है। नेक्स्ट है, द स्प्रेड ऑफ डेंगू फीवर इज ड्यू टू, किसकी वजह से डेंगू फीवर होता है? तो इसका राइट आंसर है बाइट बाय द वायरस इन्फेक्टेड बाय मॉस्किटो। ठीक है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से होता है, आप सभी जानते हैं, जो कि वायरस इन्फेक्टेड मॉस्किटो है और इसके काटने की वजह से होता है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। डेंगू फीवर इज ए स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो। ठीक है, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो की वजह से डेंगू फीवर होता है। मॉस्किटोज, द एडिस मॉस्किटो सच एज द एडिस एजिप्टी and the Aedes albopictus become infected with the dengue virus after biting a person with the virus in their blood। ठीक है, तो किसी पर्सन को यदि डेंगू फीवर है तो ये मच्छर के काटने की वजह से ये वायरस उस मच्छर में भी चला जाता है और फिर ये मच्छर यदि किसी और को काटे तो उसको भी ये डेंगू फीवर हो सकता है। आसान शब्द में यदि समझे तो अपन, द मॉस्किटोज कैन द स्प्रेड द वायरस टू अदर पीपल थ्रू देयर बाइट्स। ट्रांसमिशन कैसे होता है? द आफ्टर अबाउट ए वीक एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो कैन ट्रांसमिट द वायरस फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। मॉस्किटोज आर मोस्ट एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर डस्क। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये मॉस्किटो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड दे ले देयर एग्स इन वाटर फिल्ड कंटेनर सच एज द बकेट, बॉवेल, फ्लावर पॉट एंड वॉसेस। पीपल, द डेंगू कैन नॉट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, ये स्प्रेड नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो मिसकंसेप्शन है उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता है या किसी के छींकने, खांसने से या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। However, the people can carry the infection from the one area to another while the virus is a circulating in their blood stream। ठीक है, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्बर अलर्ट। एम्बर अलर्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है ये आपको बताना है। इट इज़ ए चाइल्ड अबडक्शन इमरजेंसी अलर्ट। एम्बर स्टैंड फॉर द ऑस्ट्रेलिया मॉनिटरिंग ब्रॉडकास्टिंग इमरजेंसी रिएक्शन एंड इट वॉज द क्रिएटेड एज ए लीगेसी टू 5 years old child in Australia who was the kidnap and murder। The goal of Amber Alert is to be
instantly galvanize communities to assist in the search for and the safe recovery of missing child. तो एम्बर अलर्ट, इनमें से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसके लिए राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, 1 और 4 इसके लिए राइट है। इट इज़ ए चाइल्ड अबडक्शन इमरजेंसी अलर्ट एंड द गोल ऑफ एम्बर अलर्ट इज टू इंस्टेंटली गैल्वेनाइज कम्युनिटीज टू असिस्ट इन द सर्च फॉर द सेफ रिकवरी ऑफ मिसिंग चाइल्ड। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, एम्बर अलर्ट के बारे में, क्यों लागू किया गया था और चाइल्ड के जो किडनैप हो जाते हैं बच्चे, उनकी इमरजेंसी अलर्ट और साथ ही साथ उनको ढूंढ के सुरक्षित वापस लौटाने के बारे में ये है। तो चलिए देखते हैं हम। एम्बर स्टैंड फॉर द अमेरिकाज मिसिंग ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। द acronym was created was a legacy to 9-year-old Amber Hagerman, who was kidnapped while the riding her bicycle in Arlington, Texas, and then been brutally murdered। तो 9 years old जो बालक था, जिसका नाम क्या था? एम्बर हैगरमैन, जो कि अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था और उसका किडनैप करके मर्डर कर दिया गया। तो उसकी वजह से फिर ये एम्बर अलर्ट के जारी किया गया। ठीक है, और ये इसमें क्या है? ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी रिस्पांस कहते हैं इसे, अमेरिका मिसिंग ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी रिस्पांस। ठीक है, तो ये वो बालक है जिसके बारे में बताया जा रहा है। एन एम्बर अलर्ट एज ए चाइल्ड अबडक्शन इमरजेंसी अलर्ट, इट इज़ ए मिसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चाइल्ड अबडक्शन अलर्ट सिस्टम टू आस्क द पीपल पब्लिक फॉर अस। ठीक है, एम्बर अलर्ट या बाल अपहरण आपातकालीन अलर्ट एक संदेश है जिसे बाल अपहरण चेतावनी प्रणाली द्वारा वितरित किया जाता है ताकि अपहरित बच्चे को ढूंढने में जनता से मदद मांगी जा सके, और इस प्रणाली की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हमास। हमास के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये आपको बताना है। इट इज़ ए फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग ए गाजा। इट इज़ ए ब्रांडेड एज ए इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट सिंस 2005 and it was the formed in the year 1978 by the Sikh Mohammed Jahar, and the Hamas 2023 assault on Israel is called the Corporation Zion Storm। तो हमास के बारे में इसमें से क्या राइट स्टेटमेंट ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 स्टेटमेंट इसका राइट है। इट इज़ ए फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग द गाजा। ठीक है, फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा में गवर्निंग करती है, एंड इट इज़ ए ब्रांडेड एज ए इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट सिंस 2005। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। आप लोग ये सब सुने भी होंगे, फिलिस्तीन और गाजा। ठीक है, वहाँ पे जो भी चल रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए इनिशिएटेड वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड नोन एज। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए इनिशिएटेड वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड नोन एज द, क्या कहेंगे उसे अपन? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार आईडी कहेंगे इसे। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड किसे कहेंगे? अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एवरी ईयर नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन July 1 टू पे ट्रिब्यूट टू। तो चलिए अपार आईडी के बारे में जानते हैं। द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर द स्टूडेंट इन इंडिया। तो ये क्या है? एक भारत एक स्टूडेंट आईडी कार्ड है जिसमें कि उस बच्चे के बारे में पूरी आइडेंटिफिकेशन रहती है, तो इसे अपन कहेंगे अपार आईडी कार्ड। ठीक है, द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर द स्टूडेंट इन इंडिया। इट ऑल्सो नोन एज द अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्ड कह के। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अपार का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्ड। ठीक है, तो अपार का फुल फॉर्म यही है। अपार आईडी व्हाट इट डज? ट्रैक्स द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, stores the academic data like degrees, scholarship and credits, integrates with the DigiLocker DigiLockers to store educational records digitally,
एंड मेक इट ईजियर टू ट्रांसफर बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज। तो ये सभी इसमें इम्पोर्टेंस है अपार आईडी कार्ड स्टूडेंट के बनाने के। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेनिफिट्स क्या है इसके? टू रिड्यूस द फ्रॉड एंड डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कोई भी नहीं बना सकता है इस अपार आईडी कार्ड रहने से। मेक इट ईजियर टू ट्रेस द एकेडमिक प्रोग्रेस, ठीक है, तो उस स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी रहेगी इसमें। ठीक है, उसके पूरे स्कूल के जितने भी डिग्री हैं, उसकी स्कॉलरशिप के हैं, क्रेडिट्स हैं, जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, तो सभी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स भी देख लिए, कोई इसमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है और इसमें आप इजी उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसके एकेडमिक प्रोग्रेस को देख सकते हैं। मेक इट ईजियर टू एसेस द एजुकेशनल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं उसके, और मेक इट ईजियर टू अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम में आपको इजीली इसमें आप देख सकते हैं। और इसका क्या है, हाउ डू इट वर्क, कैसे काम करती है? ईच स्टूडेंट रिसीव ए यूनिक अपार आई डी। द अपार आई डी इज ए लिंक टू द एकेडमिक से जुड़ी होती है। ठीक है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट से जुड़ी होती है, ये लिखा हुआ है इसमें देखिए। एंड द स्टूडेंट रिसीव ए यूनिक अपार आई डी एंड द अपार आई डी इज ए लिंक टू द पेरेंट्स, आधार कार्ड से भी लिंक होती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है आजकल। किन्होंने लॉन्च किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल लॉन्च द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम इन 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। तो समझ गए इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी ईयर नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड इन जुलाई 1 टू पे ट्रिब्यूट टू। तो किनके याद में ये नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के ट्रिब्यूट में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, डॉक्टर विधान चंद्रा रॉय। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन। नेशनल डॉक्टर डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 टू ऑनर द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ठीक है, तो इनकी याद में ट्रिब्यूट में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर रे वॉज ए रिनोड फिजिशियन, ठीक है, रिनोड फिजिशियन, द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द लीडर इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो इनके ट्रिब्यूशन में मनाया जाता है। वाई सेलिब्रेटेड, क्यों मनाया जाता है? जुलाई 1 इज द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी और डॉक्टर विधान चंद्रा रॉय। तो इनकी डेथ एंड बर्थ एनिवर्सरी दोनों ही 1 जुलाई को है, इसलिए 1 जुलाई को मनाया जाता है। व्हाट आर द डॉक्टर रॉयज कंट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या योगदान दिया था? ही एस्टेब्लाइज द मेडिकल इंस्टीट्यूशन लाइक द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ही मेडिकल इंस्टीट्यूट लाइक के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लाइज किया था। ही सपोर्टेड वुमेन हेल्थ। ही क्रिएटेड ए हॉस्पिटल लाइक ए चंद्रराजन चित्रंजन सेवा सदन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड द R.G. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो इनकी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था उन्होंने, इसके लिए ये कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे देश के लिए, इसलिए मनाया जाता है। तो R.G. कर मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी आप लोग सुने ही होंगे, जो भी केस हुआ था, तो ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल है। Why was the National Doctors Day established? The Government of India established the National Doctor Day in 1991 to recognize the importance of doctor and their role in the society. तो 1991 में इसके लिए डॉक्टर्स डे मनाने के लिए किया गया, क्योंकि डॉक्टर का इम्पोर्टेंस सोसाइटी में बताने के लिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डॉक्टर्स। What is the purpose of celebrating of to recognize the contribution of doctor to health care and public health? तो ये रीज़न था कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं हमारे देश में, किनका? डॉक्टर रॉय का। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द एम्बिशियस एजुकेशन पॉलिसी विद्यापतन ड्यूरिंग द किंग्स डिनेस्टी इन त्रिपुरा? हु इंट्रोड्यूस द एम्बिशियस एजुकेशन पॉलिसी विद्यापतन, इसका किन्होंने किया था? ड्यूरिंग द किंग्स डायनेस्टी इन त्रिपुरा, तो वो थे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्या। ठीक है, महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेशन कंडक्टेड
by the Indian Armed Force to evacuate stranded Indian citizen from the Israel during the Israel-Hamas war in October 2023 is called the operation. तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? The operation conducted by the Indian Armed Force to evacuate stranded Indian citizen from the Israel. इसराइल हमास में जो वॉर हुआ था 2023 अक्टूबर में, तो उस ऑपरेशन में इंडियन आर्म फोर्स ने वहाँ पे जो फंसे हुए भारतीय थे उनको बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। तो इसे क्या कहते हैं अपन? अजय। ऑपरेशन अजय चलाया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, कंपोस्टमय इंडेक्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन आर। कंपोस्टमय इंडेक्स ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन आर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, EOI। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। नेक्स्ट है न्यूसेंस से मॉस्किटोइज। न्यूसेंस से मॉस्किटोइज, क्या मॉस्किटो है ये है क्यूलेक्स। क्यूलेस मॉस्किटो को अपन न्यूसेंस से मॉस्किटो कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड डज नॉट कंटेन। ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड में इनमें से क्या मौजूद नहीं रहता है? तो वो है कैल्शियम लैक्टेट मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ये सभी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कैल्शियम लैक्टेट प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, among the following which one is the absolute contraindication of the combined oral contraceptive pills? Amongst the following which one is the absolute contraindication of the combined oral pills? oral contraceptive pills किसको नहीं देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो वो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की यदि कोई केस है तो उस पेशेंट को आपको ये नहीं देना है। ठीक है, बाकी में अपन दे सकते हैं, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो तो उसको नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड द in oxidation pond there must be presence of, in an oxidation pond there must be a presence of, क्या है? एल्गी है, बैक्टीरिया फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, या फिर सनलाइट। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑफ ऑल, सभी प्रेजेंट होना चाहिए, 1, 2 एंड 3, एल्गी, बैक्टीरिया फीडिंग और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सनलाइट। ऑक्सीडेशन के लिए सभी प्रेजेंस रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनलेस हेमिचोरिया। पेनलेस हेमिचोरिया के लिए मेन कॉज क्या है? कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ वेल्ड्रिंग्स रिंग। वेल्ड्रिंग्स रिंग के लिए इनमें से क्या स्टेटमेंट राइट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट है। क्या क्या सभी राइट है इसमें? इट इज़ ए रिंग ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू में एक रिंग है। इट इज़ ए कंसिस्ट ऑफ adenoids, palatine and the lingual tonsil, situated at anti to air and food passage, and the tissue of Wilding rings undergoes physiological hypertrophy during the early childhood। तो ये सभी स्टेटमेंट इसके राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ईयरली ब्रेस्ट कार्सिनोमा डिटेक्टेड बाय। ईयरली ब्रेस्ट कार्सिनोमा आप किस पे देख सकते हैं? मेमोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ट्रू अबाउट द मैकल्स डाइवर्टिकुलम इज ऑल एक्सेप्ट। मैकल्स डाइवर्टिकुलम के लिए इनमें से सभी स्टेटमेंट राइट है एक्सेप्ट वन को छोड़ के। तो ये कॉमन इन मेल, ये स्टेटमेंट राइट है क्योंकि ये किस फीमेल में भी हो सकता है और मेल में भी। बाकी क्या दिया गया? 2% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, 2 फीट फ्रॉम द इलियोसिकल वॉल में प्रेजेंट होता है एंड 2 इंचेस लॉन्ग होता है, और कॉमनली मेल दिया है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों मेल फीमेल दोनों में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इंक्लूड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इंक्लूड, तो इनमें से क्या प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लिकेशन डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, या फिर कार्डियक एम्बोलिज्म। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में, और साथ ही साथ पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम भी आपको देखने को मिलेगा। कार्डियक एम्बोलिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
क्लियर दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन? मर्फी साइन इज ए क्या है? मर्फी साइन क्या है आप सभी को पता ही है। टेंडरनेस अराउंड द umbilicus, right upper quadrant tenderness increase on inspiration by the right subcostal palpation, and the epigastric tenderness and the tenderness in the left upper quadrant. तो मर्फी साइन क्या है? तो क्या है? राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस इंक्रीज ऑन इंस्पायरेशन बाय द राइट सबकॉस्टल पाल्पेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ईयरली ब्रेस्ट कैंसर अपन मेमोग्राफी के द्वारा पता कर सकते हैं। ईयरली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड मीन्स दैट ब्रेस्ट कैंसर वॉज फाउंड एट वेरी ईयरली स्टेज बिफोर इट हैज स्प्रेड सिग्निफिकेंटली, यूजुअली थ्रू द रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक ए मेमोग्राम, where the cancer is a small and easier to treat with a high chances of successful outcome. Potential signs include a new lump in the breast, changes in the breast shape or size, nipple discharge, skin irritation or the dimpling, and should be a promoted doctor visit to confirm with the further testing. ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे और इसको अपन मेमोग्राफी के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। की पॉइंट्स अबाउट द ईयरली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। की पॉइंट्स अपन को क्या दिखाई देंगे? यदि किसी को ईयरली स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर का, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे अपन। मेमोग्राम are the primary method for the early detection, allowing the doctor to find the cancer before it can be felt. Symptom to watch for the a new lump, thickening, changes in the breast size or shape, nipple discharge, skin changes like a dimpling or the redness or the unusual breast pain. तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। Importance of early detection. Catching a breast cancer early significantly increase the chance of successful treatment and the survival. तो ये सभी आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो मर्फी साइन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपन ले लेते हैं, चलिए। मर्फी साइन इज ए फिजिकल एग्जाम दैट हेल्प ए डायग्नोसिस एक्यूट cholecystitis or the inflammation of the gallbladder. It performed by the pressing on the upper right quadrant while the patient inhale the deeply. If the patient experience a pain and stop the breathing in, the sign is a positive. तो इस तरह से अपन आप मर्फी साइन के बारे में जान सकते हैं। फिजिकल डायग्नोसिस है जिसमें आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर है कि नहीं है। ठीक है। हाउ इट परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना चाहिए? द पेशेंट इज ए लाई ऑन देयर बैक विद देयर लेग्स बेंड टू रिलैक्स देयर एब्डोमिनल मसल्स। बैक साइड में पेशेंट को लेटा देना चाहिए जिसमें कि पेशेंट का बैक पीछे बेड में होना चाहिए और सीधा सुपाइन पोजीशन में हो। साथ ही साथ फिर उसके बाद आपको उसके लेग को बेंड करना है रिलैक्स पोजीशन में, जिससे आपको इसके एब्डोमिनल मसल को आप रिलैक्स कर सकें। उसके बाद डॉक्टर प्रेसेस ऑन द पेशेंट, अपर राइट एब्डोमेन को प्रेस करना है जस्ट बिलो द रिब। ठीक है। एंड रिब केजेस जिसमें कि आपको राइट साइड में आपको रिब में प्रेस करके आपको पता करना है। द पेशेंट इनहेल डीपली। इफ द पेशेंट एक्सपीरियंस पेन एंड स्टॉप द ब्रीथिंग इन, द साइन इज ए पॉजिटिव। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। व्हाट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करती है? पॉजिटिव मर्फी साइन इंडिकेट्स दैट द पेशेंट में हैव ए कोलिसिस्टाइटिस, पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है। एंड नेगेटिव मर्फी साइन में इंडिकेट ए डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम। What happened next? If the patient has a positive Murphy sign, the doctor will refer them to hospital for the further test and treatment, and these tests may be include the blood test and the ultrasound scan. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, तो इसमें देखते हैं पहला क्या दिया गया है। विजिबल कैपिलरी पल्सेशन ऑफ द नेल बेड, अ पिस्टल शॉर्ट साउंड ऑन द ऑस्कल्टेटिंग ओवर द femoral artery, uvular pulsation and the pulsatile head bobbing. Another side है Trobius sign, Kuker sign, D Musset sign and the Mueller sign. तो चलिए इसको मैच करते हैं अपन। विजिबल कैपिलरी पल्सेशन ऑफ द नेल बेड, इसे कहेंगे अपन क्विकर साइन। ए ऑप्शन मैथ बीच ऑप्शन बी। ठीक है, 1 का मिलेगा 2 से। और पिस्टल शॉर्ट साउंड ऑन द ऑस्कल्टेटिंग ओवर द फीमोरल आर्टरी, आपको इसे कहेंगे अपन ट्रेब्यूस साइन। ठीक है। एंड यूवुलर पल्सेशन है मुलर साइन, एंड द पल्सेटाइल हेड बॉबिंग है डी मस्सेट साइन। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। 1 विच 1 2, 2 का 1, 3 का 4 एंड 4 का 3। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग ध्यान से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साइन के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा जा करके, ठीक है, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन एड्स पेशेंट इज, द मोस्ट कॉमन malignancy in the AIDS patient is a Kaposi sarcoma. Right answer is option D. Cusamole breathing is seen in the metabolic acidosis. Right answer is option C. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कैसी होती है ब्रीदिंग। तो Kusamole breathing is a rapid deep breathing pattern that occurs when the body has too much acid in its ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो टू मच ब्रीदिंग होती है, रैपिड डीप ब्रीदिंग होती है, क्योंकि आपके ब्लड में यदि अत्यधिक मात्रा में एसिड की मात्रा हो तब इसे, इट इज़ ए साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, साइन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एंड इट इज़ ऑफन ए मेडिकल इमरजेंसी। व्हाट कॉज ए कैसेम्योल ब्रीदिंग, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। कॉजेज क्या क्या है इसके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसे कि अपन DKA भी कहते हैं, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज ए कॉमन कॉज ऑफ कैसेमोल ब्रीदिंग। DKA इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है किडनी फेलियर हो गया हो तब भी आपको ये ब्रीदिंग देखने को मिलेगा। व्हेन द किडनीज आर एंड वर्किंग प्रॉपरली दे कांट रिमूव एसिड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यदि आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, किडनी फेलियर हो गया है, तो आपकी बॉडी से एसिड को बाहर नहीं निकालेगा और जिससे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ब्रेन कंडीशन, यदि ब्रेन ट्यूमर हो, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरीज हो, इनकेफेलाइटिस एंड इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैन कॉज द कोस्मॉल ब्रीथिंग, तो इसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कॉजेस अपन देख चुके हैं। इसमें अदर कंडीशन क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस विच कैन बी ए कॉज बाय द हार्ट फेलियर, सीरियस इन्फेक्शन और द इंटेंस एक्सरसाइज कैन ऑल्सो कॉज द स्मॉल ब्रीदिंग। और भी कंडीशन है जैसे कि लैक्टिक एसिडोसिस विच कैन बी ए कॉज बाय, किसकी वजह से, हार्ट फेलियर, सीरियस इन्फेक्शन हो गया हो आपको, या बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया हो तब भी आपको ये ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। कंज्यूमिंग ए सब्सटेंस लाइक ए मेथेनॉल और द इथिलीन ग्लाइकॉल कैन ऑल्सो कॉज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इनकी वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। व्हाट डज स्मॉल ब्रीदिंग फील लाइक, पीपल विद द स्मॉल ब्रीदिंग में फील द लाइक दे आर ए गैप्सिंग फॉर एयर और हैव ए स्ट्रॉन्ग नीड टू ब्रीथ, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज सीन इन द मेडिकल इमरजेंसी। व्हाट शुड आई डू इफ द समवन इज एक्सपीरियंसिंग तो स्मॉल ब्रीदिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, गो टू द नियरेस्ट इमरजेंसी रूम इमीजिएटली, इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसे कहते हैं अपन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके कॉजेज़ के बारे में भी अपन देख लिए हैं, किन किन कारणों की वजह से होता है, और उसके अलावा भी और कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे आपको ये ब्रीदिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच इज ए नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक कफ विद द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, विच इज ए नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक कफ with a normal chest x-ray, so the right answer is COPD, not a common cause of chronic cough with a normal chest x-ray। COPD का क्या है, chronic obstructive pulmonary disease, right answer is option D। next question है क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए फॉल्स, इनमें से कौन सा सेंटेंस फॉल्स है या गलत है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पेन इज ए मोर सीवियर प्रोलॉन्ग एंड अनरिलीव इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम देन एंजीना। सेकेंड है, इन पेरिकार्डियाटिस द पेन इज ए सेंट्रल शार्प एंड इंक्रीज बाय डीप इंस्पायरेशन। ऑप्शन 3 क्या है, पेन ऑफ द एरोटिक डिसेक्शन इज ए एरप्ट severe tearing in either in the front or back of chest, and the stroke Adams attack are caused by the self-limiting episode of diastole। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, स्ट्रोक एडम्स अटैक आर कॉज बाय सेल्फ लिमिटिंग एपिसोड ऑफ डायस्टोल। नेक्स्ट देखते हैं, स्यूडोपॉलिप्स आर ए फीचर ऑफ, स्यूडोपॉलिप्स का फीचर कौन सा रहता है इसमें से आपको बताना है। तो स्यूडोपॉलिप्स फीचर है, किसका फीचर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज इट ट्रू अबाउट द डायरिया, डायरिया के बारे में इसमें से क्या स्टेटमेंट राइट है।
passage of more than 3 stool per day, passage of large amount of stool more than 300 gram per day, passage of more than 5 stool per day एंड द पासेज ऑफ वाटर स्टूल। तो डायरिया के बारे में इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 राइट है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 राइट नहीं है। क्या है वो, पासेज ऑफ मोर देन 5 स्टूल पर डे, ये सही नहीं है। पासेज ऑफ मोर देन 3 स्टूल, ये राइट है स्टेटमेंट। passage of large amount of stool more than 300 ग्राम पर डे एंड द passage of water stool। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं और बाकी थर्ड और राइट नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज एक्सेप्ट। इनमें से सभी ऑटोजोमल रेसेसिव डिसीज है एक्सेप्ट वन को छोड़ करके, तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, बाकी सभी है सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड द विल्सन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चूज द करेक्ट वन। इनमें से क्या राइट है आपको बताना है। जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट्स मिनरोकॉर्टिकोकॉइड, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट्स मिनरोकॉर्टिकोकॉइड, जोना फेसिकुलेटा सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड एंड द जोना रेटिकुलेटा सिक्रेट्स सेक्स हार्मोन। तो ये सभी स्टेटमेंट राइट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो इसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मैच करेंगे अपन। क्लियर दिख रहा है आप लोग को 31। ठीक है, चलिए मैच करेंगे। तो इसमें दिया है कलर ऑफ यूरिन, अनदर साइड है कॉजेज। तो यूरिन का कलर और उसके कॉजेज को मैच करना है अपने को। ब्राउन, रेड, क्लाउडी एंड पेल येलो कलर यूरिन एंड कॉजेज दिए हैं अनदर साइड में। तो ब्राउन कलर यूरिन किसकी वजह से होता है, वो होता है बाइल पिगमेंट ऑफ ब्लड की वजह से। ऑप्शन ए मैच विथ ऑप्शन सी। सेकेंड क्या है, रेड कलर किसके होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड की वजह से रेड कलर का यूरिन आपको दिखाई देता है। क्लाउडी यूरिन किसकी वजह से होता है, ल्यूकोसाइटोसिस की वजह से। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। एंड पेल यूरिन पॉलीयूरिया की वजह से पेल यूरिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी एंड 4 का डी। ठीक है, ब्राउन कलर बाइल पिगमेंट ऑफ ब्लड की वजह से, रेड कलर का यूरिन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से, क्लाउडी यूरिन ल्यूकोसाइटोसिस की वजह से एंड द पेल येलो यूरिन पॉलीयूरिया से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ऑल आर ट्रू अबाउट द एबगार स्कोर एक्सेप्ट। इनमें से एबगार स्कोर सभी राइट है एक्सेप्ट वन को छोड़ के। हार्ट रेट, स्किन कलर, ब्लड प्रेशर एंड द रिस्पायरेटरी इफर्ट। तो इसमें हार्ट रेट, स्किन कलर एंड रिस्पायरेटरी इफर्ट इंक्लूडेड रहते हैं एक्सेप्ट ब्लड प्रेशर को छोड़ करके। एबगार स्कोर में ये नहीं रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो स्ट्रेट साइनस लाइज अलोंग विद द अटैचमेंट ऑफ द फेलिक सेरिब्राई विद द टेंटोरियम सेरिबेली। सुपीरियर sagittal sinus lies along with the superior margin of the falx cerebri and the sigmoid sinus lies along the attached margin of the tentorium cerebelli and the cavernous sinus is having a spongy character। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो वो है ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्या है, sigmoid sinus lies along the attached margin of the tentorium cerebelli। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, विच नर्व इज इन्वॉल्व इन द कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा नर्व इन्वॉल्व रहता है, मीडियन नर्व की वजह से ही कार्पल टनल सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है ये आपको बताना है। इरिटेटिव लीजन ऑफ द कॉक्लियर नर्व कॉजिंग ए टिनिटस, irritative lesion of the vestibular nerve causing a vertigo, and in Forthill disease the terminal trigeminal nerve is affected। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2। irritative lesion of the cochlear nerve causes tinnitus and the irritative lesion of the vestibular nerve causes a vertigo। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्लम्किस पाल्सी इन्वॉल्व द।
ठीक है। क्लम्पकीज पाल्सी इन्वॉल्व द, किस मसल से इन्वॉल्व रहती है? राइट आंसर अपना देख कर लीजिए, मसल सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द मटरनल सरफेस ऑफ प्लेजेंटा? मटरनल सरफेस ऑफ प्लेजेंटा का क्या कैरेक्टर रहता है? रफ, स्मूथ एंड ग्लिस्टरिंग, इट कवर विथ एमनियन, इट आउटर मोस्ट लेयर इज ए स्ट्रेटम स्पॉन्जियम, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओनली 1 एंड 4 राइट है, ओनली 1 एंड 4। ठीक है। रफ होता है मटरनल सरफेस ऑफ प्लेजेंटा एंड इट आउटर मोस्ट लेयर इज ए स्ट्रेटम स्पोंजियोसम। ठीक है। स्मूथ एंड जिलेस्टिंग नहीं होता है, एंड इट कवर बाय एमनियन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है मटरनल सरफेस ऑफ प्लेजेंटा के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एन 8 years old has a decreased serum iron level and low serum iron binding capacity with the anemia which indicate 8 years old has a decreased serum iron level and low serum iron binding capacity with anemia with indicate, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्रॉनिक डिसीज को इंडिकेट कर रहा है। 8 ईयर ओल्ड बॉय है या बेबी है जो भी है, उसको क्या है? डिक्रीज सीरम आयरन है, साथ ही साथ लो सीरम आयरन बाइंडिंग है, तो और साथ ही साथ उसको एनीमिया भी है, तो ये क्रॉनिक डिसीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। Hypoxia is not characterized by less than 98% of oxygen saturation level. Hypoxia is not characterized by the less than 98% of oxygen saturation level. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 40 मिसिंग है, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, बस ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 40 इसमें नहीं आ पाया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो यदि किसी को मिले क्वेश्चन तो ज़रूर बताइएगा ताकि अपन इसका राइट आंसर देख सके क्वेश्चन 40 का। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए लेकिन क्वेश्चन इसमें मिसिंग है इस वाले क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ये कितनी रहती है? लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डेज से, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग 9th 10th 11th 12th से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन सीरम फॉर एडल्ट वुमन इज, तो एडल्ट वुमन में क्रिएटिनिन की क्या लेवल रहती है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है 0.6 से लेकर 1.5 मिलीग्राम परसेंट तक होती है नॉर्मल एडल्ट वुमन में नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Example of cognate in second prescription is, example of cognate in second prescription is the sulfur, calcarea and लाइको। एक दूसरे के कॉग्नेट होते हैं सल्फर, कैलकेरिया एंड लाइको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन आर, अल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन आर अल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ वेरियस पैरोक्सिम्स ऑफ प्राइमरी एक्शन, अल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ वेरियस पैरोक्सिम्स ऑफ प्राइमरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इन केस ऑफ नॉन फेब्राइल टिपिकल periodically recurring morbid state medicine given to extinguish their intermittent type is, in case of non-febrile typical periodically recurring morbid state medicine given to extinguish their intermittent type is, right answer is Syncona, right answer is option C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें थियोरटिकल मेडिसिन, इंडिस्पोजिशन, इडियोसिंक्रेसी एंड मटेरिया पिकेंस दिया है, अदर साइड एफोरिज्म है, तो इसको आपको मैच करना है। ठीक है, नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे थियोरटिकल मेडिसिन किस एफोरिज्म में देखने को मिलेगा आपको, ये है फुट नोट एफोरिज्म नंबर 1 में, इंडिस्पोजिशन आपको एफोरिज्म नंबर 150 में, इडियोसिंक्रेसी एफोरिज्म नंबर 170 में, एंड द मटेरिया पिकेंस फुट नोट एफोरिज्म नंबर 11 में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें की है DABC। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें कि DABC है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से इसको।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग क्लियर दिख रहा है? नेक्स्ट देखते हैं 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैंट थर्ड ऑब्जर्वेशन? कैंट के थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा इसमें से आपको बताना है। तो पहला है प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइनेशन ऑफ द पेशेंट। तो ये था फॉर इसमें ये पहला कैंट का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं है। द एग्रावेशन इज ए क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन, जो कि सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन है कैन के 12 ऑब्जर्वेशन में, जिसमें कि आपको एग्रावेशन क्विक देखने को मिलेगा, शॉर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम, ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये 6 ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मैं सही हूँ तो, ठीक है। तो सबसे गुड प्रोग्नोसिस किसकी रहती है? थर्ड ऑब्जर्वेशन की है, ठीक है। द एग्रावेशन इज द क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद द रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, जिसमें आपको एग्रावेशन कम समय के लिए देखने को मिलेगा, शॉर्ट रहेगा, क्विक रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, साथ ही साथ आपको रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट देखने को मिलेगा। तो वो ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 48। हैनीमन वॉज ए बॉर्न इन, हैनीमन जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। नेक्स्ट है 49। अ पेशेंट इज ए चिली, लव्स टू ईट फ्राइड फूड एंड स्लीप एंड द मियाजमेटिक बैकग्राउंड ऑफ दिस पेशेंट इज। तो इस पेशेंट का मियाजमेटिक बैकग्राउंड क्या रहेगा? पेशेंट क्या है? चिली है, उसको फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ उसको सोना या स्लीप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे पेशेंट किसके अंतर्गत आते हैं? किस मियाज के? ये हैं सोरा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। A patient was given an indicate medicine. A patient was given an indicated medicine. She came from follow-up after a month and said that she was a much better. What should be a second prescription? ठीक है। यदि कोई पेशेंट एक मेडिसिन को इंडिकेट करता है और वो कहता है कि वो 1 महीने मेडिसिन लिया, उसके बाद आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे बेटर फील हो रहा है पहले से, तब आप उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो आप वो मेडिसिन को चलते रहने देंगे और साथ ही साथ उन्हें प्लेसिबो देंगे, ठीक है। या फिर उनको कोई मेडिसिन आप नहीं देंगे सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में, आप उनको प्लेसिबो दे के वापस भेज देंगे, ठीक है। तो उसके द्वारा पेशेंट खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने वाइटल फोर्स आप ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर दिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर ऐड करते हैं फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में अपन 50 क्वेश्चन ही सॉल्व किए करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और होप करती हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और यदि हेल्पफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।